चलिए, तो आज हम शो की शुरुआत करने वाले हैं रिटायरमेंट के मुद्दे के साथ। रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को एक बार फिर से देखें, और अगर आप ऐसे शख्स हैं जो जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि फ़िक्स्ड इनकम में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और कमाई का ऐसा ज़रिया, ख़ास तौर से तब जब जो आपने निवेश किया है वो आपका हर महीने का कमाई का खर्च है, उसमें से निकलता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें। जिस तरह से हम ब्याज दरें बढ़ती हुई देख रहे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को जो फिक्स डिपॉजिट पे मौजूदा रेट मिल रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। साथ ही बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में थोड़ी सी और मौके यहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट करने के दिए गए हैं वरिष्ठ नागरिकों को। तो कुल मिला के अगर हम इन दोनों स्कीम्स की बात करें, जहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो क्या करना चाहिए वरिष्ठ नागरिकों को? अगर इन दोनों विकल्पों को हम समझना चाहें इनके नज़रिए से, तो क्या खासियत है और कहाँ कहाँ पर कमाई के मौके आपसे छूट जाते हैं, इस पर बात करेंगे। हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एलएलपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य जो हमेशा से हम कहते हैं कि आपका ज़िंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 40-45 के बाद इसके बारे में सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय है हर जहाँ पर आपकी कमाई हो सकता है अधिकतर केसेस में रुक जाती है, और लोग चाहते हैं कि जो उनकी जमा पूंजी है उसी में से ही उनका जो खर्च है रोज़ाना हर महीने का वो निकले। लेकिन आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो उन निवेशकों के लिए है जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं हर्ष, जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आज आप हमें बताइए कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें और फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो पहले फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें जो फिलहाल काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही हैं एक वरिष्ठ नागरिक के नज़रिए से, आपका क्या टेक है इस पर? तो फिक्स डिपॉजिट की जो रेट्स हैं अगर आप देखेंगी तो आज वो हाई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 ईयर रेट 7.3 है सीनियर सिटीजन्स के लिए। 2 ईयर रेट 7.5% है, तो काफी अट्रैक्टिव है। बट 3 से 5 के बीच में वो फिर से कम हो जाता है। तो ये क्लियर है कि ये थोड़े समय के लिए रहेगा, लॉक इन नहीं होता, ये थोड़े समय के लिए है। और मेरा अपना ये मानना है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो अपना प्रोफाइल है डीक्लटर करना चाहिए लाइफ को। एंड फिक्स डिपॉजिट्स आर नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट उनका अकाउंटिंग करने में भी बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज वो इंटरेस्ट होता है उस पर, टीडीएस काटते हैं, बीच में 31 मार्च आ जाता है, 30 सितंबर आ जाता है, उसमें काटते हैं, फिर अप्रूवल के टाइम का इट्स कॉम्प्लेक्स है उसका अकाउंटिंग करना। तो मेरे हिसाब से जैसे ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, ये जो सरकार की स्कीम्स हैं, वो अच्छा है, वो ब्याज दे देती हैं, क्यूमुलेट नहीं करती। तो सबसे पहले जब भी आप देखें, क्यूमुलेटिव स्कीम्स में ना जाए, यू टेक इंटरेस्ट पेमेंट, उससे काफी आपका जो कैलकुलेशन या ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो बहुत कम हो जाती है। सेकंड, अगर आज इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो उसको लॉक इन करने की जरूरत है, 1 या 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए। तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, पीएम वय वंदना योजना है, तो पीएम वय वंदना योजना की तो रेट नहीं बढ़ी है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की रेट 8% पे है। तो और उसका लिमिट भी बढ़ गया है, तो वो एक अट्रैक्टिव स्कीम है, क्योंकि उसमें ब्याज भी ज्यादा मिलता है और वो एक्चुअली पे आउट क्वार्टरली आपको कर देते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ गुड स्कीम, लेकिन उसमें लिमिट है। आज की तारीख में 15 लाख ईच पर्सन, 30 लैक्स फॉर द कपल, उसको डबल कर दिया गया है। डबल का इफेक्टिव डेट जब भी वो नोटिफाई करेंगे तब से होगा। तो वो वहां तक के लिए वो ठीक है, लेकिन कई गलतियां जो लोग करते हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि जो खर्चा आपको चाहिए, वो लोग आज का, सपोज आज रिटायर हुए और उनको ये उनका कैलकुलेशन है कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, वो ये भूल जाते हैं कि 1 लाख रुपया जो है वो आज 1 लाख रुपया प्रति माह है, अगले साल वो 1,06,000 हो जाएगा,
उसके अगले साल 1 लाख 12,500 पर माह हो जाएगा, बढ़ते रहेगा फर्स्ट। और उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वन, कितने दिनों के लिए आपको चाहिए। तो अब चूंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं और बाकी जो लोगों के रहने सहने का तरीका है वो इम्प्रूव होने से आज रिटायरमेंट में भी आप 25-30 साल तक जीते हैं, कई लोग उससे ज्यादा भी जीते हैं। तो उसका प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। महंगाई का उतने समय तक प्रोविजन करना सिर्फ फिक्स्ड इनकम से करना बहुत मुश्किल है। तो ये सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको एंड में चाहिए क्या वापस, कि उसी में से आप विड्रॉ करते रहेंगे। क्योंकि अगर एंड में चाहिए तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, वेरेज अगर आप प्रिंसिपल भी विड्रॉ कर रहे हैं तो आप ज्यादा कर पाएंगे। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉर्पस है इसमें से क्या आप लेगेसी के मतलब आप अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, कि इसमें से आप अपना रिटायरमेंट पूरा का पूरा निकाल लेंगे। इससे बहुत इंपैक्ट होता है खास करके उन लोगों पर जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है और जो ऑब्वियसली उसकी वजह से टैक्स भी ज्यादा देते हैं। तो जिनका रिक्वायरमेंट सालाना 12-15 लाख रुपए है पेंशन का आज की तारीख में, उनको सोचना पड़ेगा बियॉन्ड द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। चाहे जैसे आपने कहा कि जोखिम वो नहीं ले सकते, तो जोखिम नहीं लेने में सिर्फ प्रिंसिपल का जोखिम नहीं होता। जोखिम ये भी होता है कि आप उतने बरस जी जाएंगे जो आपने सोचा ना हो। और लास्ट में एक और इशू होती है कि लॉन्ग टर्म केयर। आज हम जी तो लेते हैं तो क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, खास करके लास्ट 10 साल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा कई केसेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट अफेक्ट हो जाती है। तो वो उसके लिए प्रोविजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से। फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है और अपना रहन सहन पे ध्यान देना वो अपनी खुद की जिम्मेदारी है। आपके आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, वो ध्यान रखेंगे। और लेकिन आपको खुद का ध्यान हेल्थ का रखना है। उसका सिर्फ इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर सिर्फ नॉन फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल भी है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो ये सारा एक रिटायरमेंट का पार्ट है जो मेरे ख्याल से लोग ध्यान नहीं रखते जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हर्ष, उनमें टैक्स इम्प्लिकेशंस किस तरह से इस पूरे मामले को पेचीदा बना सकता है, ये एक एंगल है जो मेरे ख्याल से लोग अमूमन भूल भी जाते हैं। तो कैसे इस बात का ध्यान रखा जाए, टैक्स फ्रेंडली निवेश भी हो और अगर टैक्स कटे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा निवेश विकल्प में से कैसे मिले? तो इसमें सबसे अच्छा, चाहे जो टाइप की जोखिम आपको लेनी हो, म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट। इवन आपको मतलब अगर डेट म्यूचुअल फंड्स भी लेना है फिक्स डिपॉजिट से, हमेशा डेट म्यूचुअल फंड्स बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इवन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं अब टीवी शो में टाइम कम है तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसका बहुत सारा हिस्सा प्रिंसिपल होता है, छोटा सा हिस्सा कैपिटल गेन का होता है और उस पे टैक्स लगता है। और 3 साल के बाद वो टैक्स रेट भी उस पे कम हो जाती है। तो उसमें बहुत फायदा है बनिस्बत की सेम टाइप का आप फिक्स्ड डिपॉजिट लें, उसके बावजूद उसके बजाय अगर आप सिमिलर टेन्योर का डेट म्यूचुअल फंड लें उसमें बहुत ज्यादा टैक्स में फायदा होता है। ये रेलेवेंट उनके लिए है जैसे मैंने कहा जो टैक्स भरेंगे, यानी जो 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा हर महीना जिनको रिटायरमेंट का पेंशन चाहिए, उनके लिए ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि उनकी टैक्स रेट 20% से ज्यादा होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि टैक्स खत्म नहीं हो जाता, उसको
प्लान किया जा सकता है परफेक्टली लीगल तरीके से, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीका है। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली फिक्स्ड इनकम में कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई किया जाए, इससे हमने शुरुआत की, लेकिन चर्चा में आपने ये बात बिल्कुल सामने आप ले आए कि फिक्स डिपॉजिट के बजाय हाँ आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर महंगाई को मात देने वाली आपको रिटर्न खड़ी करनी है तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी में भी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो पार्टिसिपेशन है, अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जोखिम तो है ही है, इस बात में कोई शक नहीं होगा, लेकिन इक्विटी में भी किस तरह के इक्विटी में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। काफ़ी हद तक ये बातें निर्भर होती हैं कि भैया आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा कोई लक्ष्य है आपका जो पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए आपको पैसे जोड़ने हैं, ये सब तमाम बातें रहती हैं। लेकिन एक थंब रूल के लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो किसी को इन दो विकल्पों के अलावा जिनकी हमने चर्चा की अभी इतनी विस्तार से, इक्विटी में आना हो तो किस तरह के फंड्स में जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से एक थंब रूल बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, उसकी जरूरतें अलग होती है। तो थंब रूल आपको बरगला सकते हैं, तो सोच समझ के थंब रूल को यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक थंब रूल बता रहा हूं, वो ये है कि जो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन आप करते हैं, 10%, 20%, 30%, 50%, वो मतलब दैट इज अ सेपरेट एक्सरसाइज है वो, कि कितना परसेंट होना चाहिए। लेकिन जो भी परसेंटेज कर रहे हैं, आप एक बैलेंस्ड फंड या फंड ऑफ फंड्स के तरीके से करिए। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें सेल्फ बैलेंसिंग होते रहता है। तो समझो आपने जो एक नॉर्मल बैलेंस, एक नॉर्मल इक्विटी सेविंग फंड है जिसमें 70% डेट है, 30% इक्विटी है। अब उसको उस तरीके से लेने में फायदा ये है कि अगर इक्विटी गिर जाती है तो वो डेट को बेच के इक्विटी लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो फंड का मैंडेट है। और अगर इक्विटी बढ़ जाती है तो इक्विटी बेच के उनको डेट लेना पड़ेगा, चूंकि ये फंड का मैंडेट है। तो ये जो सेल्फ बैलेंसिंग है, उसमें बाइंग चीप एंड सेलिंग व्हेन द मार्केट इज एक्सपेंसिव ऑटोमेटेड है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत पावरफुल फीचर है, ये जो ऑटोमेशन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल फीचर है, बिकॉज ये इन्वेस्टर को मुक्त कर देता है जो ग्रीड और फियर का जो एक साइकिल है, कि जब मार्केट बढ़ता है तब बेचने में डर लगता है क्योंकि लालच होता है, और जब मार्केट गिरता है तो खरीदने में डर लगता है क्योंकि लगता है कि पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। इससे आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो फंड के अंदर अपने आप हो रहा है और बैलेंस्ड तरीके से हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल है। जो भी प्रोपोर्शन आपको चाहिए, आज इतनी चॉइसेस हो गई हैं कि जो भी प्रोपोर्शन आपको फिक्स्ड इनकम का चाहिए और इक्विटी का चाहिए, वो प्रोपोर्शन का आपको फंड ऑफ फंड्स या इवन डायरेक्ट फंड भी मिल जाएगा। तो वो अपने सलाहकार से बात करके ये नक्की करिए कि इक्विटी कितना रखना है, डेट कितना रखना है और क्यों। उसके बाद आता है कि कौन सा फंड सिलेक्ट करना। बिल्कुल, अंत में आपने एक बात कही कि आर्थिक सलाहकार से सलाह लेकर आपको डिसाइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे हम सबके पास एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली फिजिशियन होता है, उसी तरह बहुत ज़रूरी है कि आपके फाइनेंसेस के लिए भी एक आर्थिक सलाहकार हो जो आपको ये सारी बातें समझाए और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का असली मकसद क्या है इसकी सीख दे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, आपने शो पर शिरकत की और इतने विस्तार से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसे सुकून से गुजर सकती है उसकी टिप्स दिए दर्शकों को। लेकिन आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ नागरिकों की हमने अभी बात की है, लेकिन अब हम टीनेजर्स की बात करते हैं।